यंग पर्सन बहुत ज़्यादा है, फीमेल्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा है। कौन सी कंडीशन ऐसी आ जाती है जब पेशेंट को ऑपरेट ही हल होना। अक्सर लोग आगे जी आज मेरे घर का सोफ़ा था बस वही हैंग किया, भाई क्यों किया? वो ना वजन उठाए ना कुछ और काम करे, तो वो कहता मैं करना भी चाहता हूँ। नहीं देखिए, अगर आपको इनिशियल स्टेज पे कोई कमर दर्द या उसमें खिंचाव फील हो तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं। को आप कैसे ट्रीट करेंगे, उसमें जो पेशेंट है हम उसको कैसे हम गाइड कर पाएंगे, वो घर में रहते हुए उसको ये रीअकरेंस ना हो, उसका पेन भी कम हो लोग जाए। आप डॉक्टर हजरात के पास वक्त पे नहीं आते, ठीक है, वो पहले उसको अपने तौर तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई पैनाडोल खा ले, कोई नेबरल फोर्ट हमारी बड़ी काउंटरटेबल चल रही है। कैरोप्रैक्टर्स कोई और चीज़ है जिसको फिजियोथेरेपी के साथ रिलेट ना किया जाए, और फिजियोथेरेपी एक बाकीज़ा शोबा है, इसके साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का 38 एपिसोड, जिसमें हमने डिस्कस करना है कमर का दर्द। इसकी क्या वजूहात हैं, क्यों होता है, इसके क्या क्या पहलू हैं, एमआरआई रिपोर्ट्स कैसे देखी जाए, रेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑपरेशन करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ये सारा कुछ डिटेल से डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर सईद सर, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। आज हम उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, अब जिस तरह हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज का, स्पाइन के रिलेटेड हमारे पास जो पेशेंट आती हैं, तो सबसे पहले जो हमें कंप्लेन करते हैं कमर दर्द की, दो किस्म के होते हैं पेशेंट। एक आते हैं सिंपल कहते हैं कमर दर्द है, ठीक है, और दूसरे जो पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कमर दर्द ऐसा है कि पेन हमारा रेफर हो रहा है, नीचे टांग तक जा रहा है। तो इन दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ताकि पेशेंट को समझ आ सके ये बात। एक्चुअली पेशेंट जब हमारे पास अमूमन आते हैं, एक तो आते हैं जिस तरह आपने बताया कि जिनको सिर्फ मसल्स का प्रॉब्लम होता, उनमें बहुत सारी ज़्यादा खवातीन होती हैं। मर्द हजरात ज़रा कम होते हैं। खवातीन क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा झुक कर काम करने में एहतियात नहीं बरती, उठने बैठने में एहतियात नहीं बरती। एक और बहुत बड़ा इशू है कि आपका सोने का पोस्चर, आप बहुत पुराने मैट्रेस के ऊपर सो रहे होते हैं और उसकी वजह से आपके मसल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसको हम स्पेज़मोडिक कंडीशन कहते हैं। उसमें कोई न्यूरोलॉजिकली इशू नहीं होता। अक्सर मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब सिर्फ पेन है, कोई टांग में सुनपन नहीं है, कोई टांग में पेन नहीं जा रहा, सिर्फ कमर में मेरी थकावट रहती है। उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल यही एग्जामिन करते हैं बाय एक्सरे और बाय डिफरेंट चीजों के। उनके अमूमन एक्सरे में आता है स्ट्रेटिंग ऑफ द लंबर स्पाइन, कि स्पाइन के अंदर एक खम होता है वो स्ट्रेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से उनको मॉर्निंग स्टिफनेस आती है। सुबह उठते हैं तो वो कहते हैं हिला भी नहीं जा रहा होता, लेकिन थोड़ी देर बाद हम चलते फिरते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। मैं बल्कि रुकू करके वापस आऊं तो मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ, लेकिन जो ही थोड़ी देर के लिए बैठे और उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो हमें फिर पेन होता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आपके पट्टे का खिंचाव है, मसल की वीकनेस है, ये वजह बनती है। ठीक है। जो दूसरी तरह के पेशेंट हैं जिनमें डिस्क इंजरी का इशू होता है, जिनकी नर्व कंप्रेस की होती है, वो भी लोग आप डॉक्टर हजरात के पास वक्त पे नहीं आते। ठीक है, वो पहले उसको अपने तौर तरीके से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कोई पैनाडोल खा ले, कोई नेबरल फोर्ट हमारी बड़ी काउंटरटेबल चल रही है, वो बाजार जाते हैं गोली दो, क्योंकि वो अगले दिन बेहतर हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ दिन बाद फिर उनको स्टार्ट होती है, वो फिर एक गोली खाते हैं। फिर इवन जब उनकी टांगों में पेन शुरू हो जाता है और नमनेस जिसको सुनपन कहते हैं शुरू हो जाता है, फिर वो डॉक्टर की तरफ भागता है। वो भी क्यों भागता है? कभी पेशेंट ना आया, पेशेंट के आने की वजूहत ये तो वो समझता है ये जो मेरी टांग सुन हो रही है ना, कहीं मेरा टांग का हिस्सा मफलूज तो नहीं हो जाएगा। अगर ये डर हो मरीज के अंदर ना आए तो शायद वो अपना ये इलाज को और ज्यादा लंबा करते। इसलिए अमूमन पेशेंट हमारे पास उस वक्त आते हैं जब वो अपने आप को टोटल बिगाड़ लेते हैं। फिर वो डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब इसको ठीक करें। इतनी जल्दी मर्ज ठीक भी नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए मेरी लोगों तक आपके इस्ताद से आवाज है कि अगर आपको इनिशियल स्टेज पे कोई कमर दर्द या उसमें खिंचाव फील हो तो फौरन से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं।
ना कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन या अपनी रेमेडीज के ऊपर ना जाएं कि थोड़ा ऑयल लेके मसाज कर लिया। आप सोचें घर में आप भी उतना ही काम कर रहे हैं जो अपने साथ वाली एक खतून कर रही है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, इट्स मीन आपकी बॉडी में कोई इशू है। इसलिए हमारे इस वक्त जो मैं देखता हूँ डेली की रूटीन में, यंग पर्सन बहुत ज्यादा है, फीमेल्स की रेशो बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स की रेशो बहुत ज्यादा है, ओवर एक्सेस ऑफ यूज ऑफ मोबाइल है, बैड पोस्चर है, बेड पे लेट के मोबाइल यूज करना। अब तो ड्रामा वगैरह भी सारे, और टीवी तो बिल्कुल बंद हो गया। टीवी में जब आप देखते थे तो डेफिनेटली आप कुछ अरसे के लिए ना टेबल पे चेयर पे बैठते थे, आप एक पोस्टर नॉर्मल होता था, लेकिन अब हमने वो ड्रामे भी मोबाइल पे, आपकी एक स्क्रीन जो टाइम है वो बढ़ गया, आपकी आई साइड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ गया। जब आइस के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो आपको ब्रेन के ऊपर बढ़ेगा। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं सर हेडेक बड़ी ज्यादा हो रही है, सुबह उठते हैं तो हेडेक। भाई आप सारी रात जो 2-4 घंटे आपने मोबाइल और स्क्रीन का सारा इमेज दिया है ब्रेन को, इससे आपको सुबह स्ट्रेस तो मिलना ही मिलना है। तो ये सारी वजूहात हैं। उसके बाद डिस्क इंजरी पे आप आ जाए। डिस्क इंजरी कभी भी, ये डिस्क पहले कंप्लीट इंजर नहीं होती, पहले माइनर इंजरी होती। हम इंजरी पे इंजरी करते हैं जब वो कंप्लीट डिस्क बल्ज करके, प्रोट्रूजन एंड एक्सट्रूजन बहुत डिफरेंट चीजें हैं। अब मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा तो फिर उन लोगों को समझ नहीं आएगी जिनको ये इश्यूज हैं। बस ये सोच लें कि एक डिस्क होती है जिसका फ्रंट से मुंह छोटा होता है, एक पीछे से होता है। कुछ डिस्क होती है सेंट्रल के दरमियान में करती हैं, उनकी पेन टांगों में नहीं आती, उनकी कमर के लोकल एरियाज में रहती है। और कुछ की इंजरी ऐसी होती है जिनका प्रेशर नर्व से आता है, जिसको रेडिकुलर कहते हैं, वो टांग की शिद्दत इख्तियार कर दे, पेशेंट को लेटना भी मुश्किल हो जाता है। सही। इसी बात पे मैं आऊंगा, आपको बताऊंगा कि डिस्क इंजरी के पेशेंट हम ट्रीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको सर्जरी एडवाइज होती है उनको सर्जरी भी नहीं करवानी पड़ती। सही। मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अभी रिसेंटली जो मैंने लास्ट एक वीडियो यूट्यूब पे लॉन्च की है डिस्क इंजरी के पेशेंट की रिकवरी, जो आयरलैंड से पेशेंट आई थी, मेरा 100 पेशेंट से ज्यादा रिकवरी में चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 1 लाख प्लस पेशेंट के ऊपर हूँ जिनकी मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, और मैंने उन पेशेंट को सारा मैंने क्या, रब की जात ने रिकवरी दी, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट ने, हमारे प्लान ने, हमने उनको क्या किया। एक और मैंने बहुत जल्द एक वीडियो लॉन्च करने वाला जिसमें मैंने एक नॉर्मल बंदे की भी एमआरआई करवाई है और एक डिस्क इंजरी की भी। दोनों के डिस्क के ऊपर प्रेशर है, लेकिन उसको पेन नहीं हो रही, उसको पेन हो रही है। तो इसीलिए हर बंदा डिस्क पे प्रेशर में मुब्तला है, लेकिन किसी को पेन होती है और किसी को नहीं होती। ठीक है। कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया मुझे, जो मेरी एकदम पेन टांगों में आ गई और ये होगी, मैं बिल्कुल ठीक था, मैंने कुछ किया भी नहीं है। भाई डिस्क कभी भी ऑन दी स्पॉट बल्ज नहीं होती, ये बड़े अरसे से हो रही होती है। ठीक है। इसीलिए उसका सिम्टम अब आके मिलना था, उसने अपना आप छोड़ना था, तो आपको उसकी रेडिएटिंग पेन शार्प मिल गई कि सुबह उठे या मैंने वॉशरूम से सिर्फ उठ के आए कमोड से, तो उसके बाद मुझसे हिला नहीं गया। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, हार्ट अटैक जिस पेशेंट को होता है, तो हार्ट अटैक तो अचानक होता है, तो क्या हार्ट अटैक की वेसल सेम डे बंद हुई थी? ऐसा नहीं हुआ, बड़े अरसे से बंद हो रही थी, लेकिन पता नहीं चल रहा था। हमारी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम ऐसे हैं जो हमें बीमारी आने के बाद पता चलते हैं, बीमारी से पहले नहीं पता चलता। अच्छा सर, जिस तरह आप बता रही हैं, एक तो आपने बताया डिस्क अगर डैमेज हो जाए, डिस्क पे बोझ पड़ रहा होता है, दूसरी क्या कंडीशन होती है? क्या मसल की टाइटनेस की वजह से भी होता है पेन रेडिएट? मसल की टाइटनेस की वजह से भी रेडिएट हो, क्योंकि जब आपका खम है, एक खम बिल्कुल यूं कर्व में है, जब वो स्ट्रेट हो जाता है तो आपका नर्वस सिस्टम सारा प्रेशर में आ जाता है। वो आप कह सकते हैं कि स्पैस्मोडिक कंडीशन की वजह से डिस्क पे प्रेशर आया और नर्व पे प्रेशर आया, तो वो हमें प्रॉब्लम दे रहा है, उसकी वजह से भी आपकी टांगों में खिंचाव आता है। एक और मैं बात वाज़ेह तौर पे करूं, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो बाई बर्थ कहते हैं जी कि हमने तो कभी फ्लैश यूज ही नहीं किया इंडियन सीट्स, क्योंकि हम बैठ ही नहीं सकते। हम अगर बैठते हैं जमीन पे तो हम पाँव के पंजों के बल बैठते हैं, हमसे बैठा ही नहीं जाता।
उन पेशेंट को भी बैक एक बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपके जितने लंबर स्पाइन के मसल वहां से गुजरते हुए आपके नी तक जाकर अटैच होते हैं। तो जब उनकी शॉर्टनिंग होती है तो डेफिनेटली आपकी वो स्पाइन के ऊपर प्रेशर देते हैं, मतलब मसल की वजह से रेडिएट कर बहुत ज्यादा कॉज है मसल की। ठीक है। इसके साथ अगर अब जैसे बता रही हूँ, मैं ऑपरेट सजेस्ट करता हूँ पेशेंट को, वो कौन सी कंडीशन ऐसी आ जाती है जब पेशेंट को ऑपरेट ही हल होता है उसका? देखें, पेशेंट के ऑपरेट के बारे में मैं कहूंगा कि हर डिस्क का इलाज ऑपरेशन नहीं है। ठीक है। बैड लक है, हमारे मुल्क में एमआरआई देखते हैं और सर्जन हजरात ही कहते हैं कि इमीडिएटली ऑपरेट, वरना आपका पेशाब और पहाना कंट्रोल में नहीं रहेगा। मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंट भी दिखा सकता हूँ, उनका डाटा मैं सर्कुलेट कर सकता हूँ, जिनको डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट 24 आवर में अगर तुमने ऑपरेट ना करवाया तो तुम्हें यूरिन एंड बहाने की इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। आज माशाल्लाह मैंने उनका रिव्यू आफ्टर वन, मैं अब अपने पेशेंट का जिनको डिस्क इंजरी को रिकवरी मिलती है अल्लाह के फजलो करम से, उसको मैं 1 ईयर 6 मंथ और 2 ईयर के बाद दोबारा रिव्यू जरूर करता हूँ कि अब आपका ट्रीटमेंट 2 साल के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं है, हल्की फुल्की पेन होती है। तो एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं बयान कर दूं, कोई पेशेंट अगर ऑपरेट भी करवा ले उसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं फुट ड्रॉप्स के और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं रिकरेंस के। कोई ऐसा डाटा मौजूद नहीं है जिसमें अगर 100 बंदे का उन्होंने ऑपरेट किया हुआ, सर्जरी की है, डिस्क इंजरी की, और अगर 2 साल बाद उनका डाटा लें तो क्या उनकी रिकरेंस नहीं हुई? उनकी 100% रिकरेंस हुई है। तो इट्स मीन ऑपरेट कोई हल नहीं है। अगर पेशेंट चलने में बेहतर हो जाए, झुकने में बेहतर हो जाए, नमनस 5 to 10% रह जाए, बाकी रोजमर्रा के काम ठीक हो जाए, तो किसी को ऑपरेट करवाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी वाज़ेह तौर पे बात बता रहा हूँ कि ऑपरेट के बाद भी 100% रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए ऑपरेट से पहले हमें कुछ ऐसे ट्रीटमेंट ले लेने चाहिए। देखें, ऑपरेट आखिरी हल है। कई जगह पे कॉडा क्वाइना के ऊपर अगर प्रेशर आ गया फिर तो फर्स्ट 24 आवर में ऑपरेट ही बनता है, क्योंकि अगर पेशेंट का यूरिनरी और बॉल्स इनकॉन्टिनेंस आ गई देन उसको ऑपरेट बनता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमें पहले शॉर्टकट चांस लेना चाहिए ताकि हम इस चीज को मेडिसिन, फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के पोस्चर को चेंज कर लें। अगर ये चारों चीजें आपकी विद इन 6 मंथ में अगर नहीं बेहतर होती और रिवर्स जाती है तो फिर आप ऑपरेट पे हैं। और अगर 6 मंथ में आपको रिकवरी मिल जाती है तो फिर आपको ऑपरेट पे जाने की जरूरत नहीं है। एक और बात वाज़ेह कर दूं, मोस्टली पेशेंट्स आते हैं आकर कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक कब होंगे? तो बंदे खुदा, आप अपनी बीमारी के बारे में सोचो कि वो बीमारी कितनी है। डिस्क को समझो, डिस्क है क्या? डिस्क स्पाइन के 2 वर्टिब्रा के दरमियान में है जो आपको एक दूसरे से दूर रखती है, आपकी नर्व्स को सेपरेट रखती है, आपके टिश्यूज को, आपके मसल्स को लुब्रिकेटेड है, जो एक कुशन का तौर पे आपके जोड़ों के दरमियान में है। वो ब्रश कट गई है, फट गई है, उसका लिक्विड निकल के हराम मगज पे आ गया, आपकी नर्व पे आ गया। आप उसको विद इन डेज, विद इन वीक नहीं ठीक कर सकते। कोई डिस्क इंजरी का पेशेंट बाय रिहैब, बाय मेडिकेशन, वो 3 से 4 माह से पहले नहीं रिकवरी ले सकते। ठीक है। बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, टिकटॉक पे भी, डिफरेंट पे देखता हूँ, वो दिखाते हैं इधर पेशेंट आया स्ट्रेचर पे और इधर से वो पैदल चल कर गया। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। कभी कोई डिस्क का मरीज फर्स्ट ट्रीटमेंट के ऊपर रिकवरी नहीं ले सकता। बेहतरी आ सकती है, पेन कम हो सकता है, लेकिन अगर कहें कि एक स्ट्रेचर वाला पेशेंट, व्हील चेयर वाला पेशेंट वेरी फर्स्ट डे चलना शुरू हो गया तो ये नामुमकिन बात है। अरे यहाँ पे आपने 2 पहलू उठाए हैं। एक तो पहले आपने बताया एमआरआई का, ठीक है, एमआरआई करवाने के बाद उनको पेन आ जाता है। दूसरा आपने बताया कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट आप देती हैं तो लेकिन उनका पेन पूरा रिकवर नहीं होता, उनको कुछ अरसे के बाद दोबारा पेन आता है। मुझे ये नहीं कहा
मैंने आपको कहा है कि हम पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट 99% ठीक होता है, 1% एरर होता है। ठीक है। वो तो आपकी सर्जरी, मैंने सर्जरी की बात कही बिल्कुल है बिल्कुल। कि पेशेंट को सर्जरी के बाद भी रिकरेंस होती है 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, कि ये हमें दोबारा पेन हो गए, डॉक्टर ने कहा दोबारा ऑपरेट करवाओ। तो रिकरेंस तो हर मौके पे होती है। अगर किसी पेशेंट को कोई फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर सपोज टू भी तो उसको पेन आ गई है, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। बिल्कुल। आपका ऑपरेट नहीं हुआ, जिसको ऑपरेट हुआ उसके लिए दोबारा सर्जरी है, आपके लिए दोबारा फिर रिहैब सर ट्रीटमेंट। इसमें क्या सिचुएशन होती है, मतलब उनकी क्या ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती या क्या होती है? इन सर्जिकल कंडीशन में कहते हैं, सर्जिकल कंडीशन तो ठीक है, वो तो सर्जरी हो गई। दूसरी फिजियोथेरेपी के बारे में बात करें। फिजियोथेरेपी में ये होता है अमूमन कि पेशेंट अपना, जिस पेशेंट को कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए कहा होता है कि आपने झुकना नहीं, वजन नहीं उठाना। अक्सर लोग अगर जी आज मेरे घर का सोफा था बस वही हैंग किया, भाई क्यों किया? मैंने पानी की बोतल अपना 20 लीटर की थी वो उठा ली। जब आपको पता है मुझे इशू है तो आपको इन चीजों से परहेज कर। जिन लोगों ने इनसे परहेज किया है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। मैं एविडेंस बेस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब फिजियोथेरेपी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट आ गए, पहले नहीं थे। अब एक डीकम्प्रेशन आ गए हैं, नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेरे अदारे में मैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज करता हूँ। मैं फिजियोथेरेपी को मैंने सेकंड नाम दिया है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, कि जिसकी सर्जरी की एडवाइस है वो हम बगैर सर्जरी के उसको ट्रीट करते हैं। हमने बहुत सारे पेशेंट उसके ऊपर मैंने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100,000 पेशेंट मैंने कवर किया है। और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि मेरी रब की जात से अल्लाह ने मेरे हाथों से इनको शफा दिलवाई है। और आई वो नॉर्मल होके, कोई यूके से आया, कोई कोरिया से आया। अभी एक पेशेंट से मेरी कल गुफ्तगू हुई है, वो यूके में बैठा हो। उन्होंने कहा जी मेरा ट्रीटमेंट देखें, क्या ये मुमकिन है, आपके पास हो सकता है? मैंने उनको कहा कि जो मैंने आपसे गुफ्तगू की है उस लिहाज से तो मेरा बनता है कि आप ठीक हो सकते, लेकिन जब तक मैं आपको फिजिकली नहीं देख लूंगा वो ठीक नहीं हो सकता। सही। बहुत सारे ट्रीटमेंट मैंने आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल उस वक्त मैंने कायरो प्रैक्टिस कह लें या स्पाइनल थ्रस्ट कह लें, मैंने नई नई सीखी थी और मैंने सबसे पहले उनके ऊपर अप्लाई की। और जब मैंने अप्लाई की तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा मैं बहुत ठीक फील कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि ये भी ट्रीटमेंट है जो हम करना शुरू कर रहे हैं, इससे भी पेशेंट ठीक होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो बिल्कुल ठीक है। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने 1999 में जिनको न्यूरोफाइब्रोमा था C3 C4 लेवल का, वो आज भी पेशेंट मेरी मौजूद है। XIG की आईजी, मतलब कि वो फोत हो चुके हुए हैं लेकिन वो रिटायर्ड आईजी हैं, वसीम साहब उनकी मिसेज हैं, रीना वसीम। आज तक उनको ऑपरेट नहीं हुआ। एक बहुत बड़े सर्जन ने कहा था कि इमीडिएटली ऑपरेट करो। तो अब आप अंदाजा लगाएं 1999 से लेके आज तक उनका ऑपरेट नहीं। और उनकी MRI मैंने संभाल के रखी हुई है जिसमें लिखा हुआ था न्यूरोफाइब्रोमा एट द लेवल ऑफ C3 C4 लेवल पे। तो इट्स मीन कि अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दें और प्रोफेशनली, ये भी साथ है, अच्छा और प्रोफेशनली जो इक्विपमेंट आपकी डिजीज के लिए बने वो अप्लाई हो, ना कि आप मार्केट में छोटे छोटे इक्विपमेंट के जरिए पेशेंट को ट्रीट करने की कोशिश करें। उससे पेशेंट ठीक नहीं होता, उससे पेशेंट खराब होता। तो हर फील्ड के अंदर आपका अदारा, आपका क्लिनिक अपग्रेड होना चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। तो उस पेशेंट को कभी नहीं होता कि शफा ना मिले। लेकिन देखें 1-2% का एरर है, इनमें सर्जरी होती है उनकी, और होनी चाहिए भी। जब उनकी नहीं ठीक हुआ तो उसकी सर्जरी बनती है, सर्जन सर्जरी करता है, पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल चल के जाता है। जब सर्जरी करके आता कहता फुट ड्रॉप हो गया, तो सर्जन यही कहता है तो ये 2% एरर था, ये आपके फुट ड्रॉप हो गया, तो कोई ऐसा मजाइका नहीं है। सर्जन कहता है दोबारा ऑपरेट होगा, हो सकता है। इसमें हर फील्ड के अंदर रिकरेंस जरूर है। बिल्कुल जैसे आप सब बता रही हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मतलब कि किसी कंडीशन में हो जाता है कि उनको पेन आ जाए। और इसके साथ एक सवाल ऐड करें तो
क्या आपने इस तरह जैसे बात की, उसने कोई वजन उठा लिया, कोई दोबारा से कोई चीज उठा ली तो पेन आने पड़ जाता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो उस वो क्या कंडीशन होती है? उसमें बड़ी रेयर केसेस है ऐसे। अगर आप कह रहे हो उन्होंने कुछ भी नहीं किया तो उनको पेन आ गया है, तो वो बड़े रेयर केसेस हैं। इसमें मैंने अमूमन इतने केसेस नहीं देखे जिनको इस तरह की रिकरेंस हो के मैंने मॉडिफिकेशन और लाइफ भी चेंज किया हुआ था, मैंने कुछ झुका भी नहीं, ये भी नहीं किया। उसमें ये जरूर हो सकता है कि वो अगर वो बैड पोस्चर पे बैठे हुए थे तो उसकी वजह से उनके ऊपर पेन का मसल स्पैज्म की वजह से आए। ऐसे कुछ पेशेंट आए होंगे, हमारे पास भी आते हैं। हम जब उनको ट्रीटमेंट देते तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये 2-3 दिन में ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। इट्स मीन कि आपके मसल के ऊपर स्ट्रेस आया था और कोई उसकी वजह से आपको पेन आई। सर जैसे ये बता रहे हैं आप, अब क्या वो मुकम्मल रेस्ट में चले, ये बात सिर्फ क्लियर कर दें आप, क्योंकि आप कह रहे हैं वो ना वजन उठाए ना कुछ और काम करे, तो वो कहता मैं करना भी चाहता हूँ। नहीं, बड़े लोग आते हैं जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं जी कमाएंगे तो खाएंगे और ट्रीटमेंट करवाएंगे। ट्रीटमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है, पहला इनिशियल आपके पहले 2 से 3 हफ्ते बड़े अपना समझने रेड जोन में होते हैं। अगर आप 3 हफ्तों में अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट कर लें, काम की नौइयत चेंज कर लें, तो उसके बाद आप अपने नॉर्मल लाइफ में जाते हैं। हम पेशेंट को आफ्टर 5 वीक्स के बाद उसको कहते हैं आप ट्रेडमिल चलाएं, आप वॉक करें, आप रोजमर्रा के काम करें। इवन कोई जिम वाले आते हैं, उन्हें कहते हैं अपने लाइट जिम शुरू कर दें। ये नहीं कि वेरी 5 वीक के बाद आप रिकवर आप फौरन जाके 500 kg का वेट उठा लें, 200 का या 100 kg का, तो वो गलत है। आप 2 kg 3 kg 4 kg से स्टार्ट करें, फिर दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ने दूसरा ये पहलू उठाया था कि इक्विपमेंट्स और बाकी चीजें, अगर आपके पास कोई पेशेंट ऑनलाइन आया है तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? उसमें जो पेशेंट है हम उसको कैसे हम गाइड कर पाएंगे वो घर में रहते हुए उसको ये रीअकरेंस ना हो, उसका पेन भी कम हो जाए? मोस्टली पाकिस्तान में ना टेलीफोनिक और ऑनलाइन सिस्टम बहुत कम है, जो कि आना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को, मेरे पेशेंट आपके साथ सुन भी रहे होंगे और उनको पता भी उस चीज की सेकंड करेंगे। मेरे पेशेंट को ये होता है कि जब आपका ट्रीटमेंट ऑफ हो गया, इवन आप आउट ऑफ कंट्री भी गए हैं, आपने मुझसे राब्ता रखना है। आपने मुझे बताना है कि 3 मंथ के बाद आपकी तबीयत कैसी है, 7 मंथ के 1 साल बाद कैसी है। अगर इसके दरमियान में उनको गाइड करता हूँ कि आपने आज कुछ ऐसा तो नहीं किया। अब कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ये आप कह रहे हैं कि दोबारा पेन हो सकती है। अगर किसी को यूरिक एसिड प्रॉब्लम है और उसका यूरिक एसिड इंक्रीज करके है, तो उसकी वजह से भी पेन आएगी उसको। अगर किसी पेशेंट का बैड पोस्चर है तो उसकी वजह से भी आएगी। बहुत सारी चीजें सार रिलेटेड होती है जिसकी वजह से ये पेन आ सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है स्पाइन के रिलेटेड में करने लगूंगा। अब पेशेंट जब आता है तो उसको कैसे पता चले मुझे असेसमेंट की जरूरत है, मेरा पेन है, मुझे अब क्या उसको कब पता चले मैं फिजियोथेरेपी के पास अब जाऊं या किसी और डॉक्टर? देखिए, ये तो मैंने पहले स्टार्ट में आपको एक बात कही है कि अगर आपको 1% भी एक चुभन वाली पेन भी कमर में आए तो आपको फौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं कि ये मुझे चुभन वाली पेन क्यों आई है। आपका डे फर्स्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप, क्योंकि देखें ये रब की शान होती है, हमारी बॉडीज के अंदर एंटीबॉडीज होती है। ये रब ने एक बड़ा सिलसिला बनाया हुआ है। आप देखें पुराने डॉक्टर होते थे, वो आप ही का ब्लड लेके आप में लगा देते थे। क्या करते थे उसमें कि आप ही एंटीबॉडीज लेके आप ही को लगा के उसके साथ ट्रीट करते थे। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ, बॉडी में कोई भी पेन आए पहले आपको इंडिकेट करेगी। आपको हार्ट की पेन आ रही है, आपको एक चुभन होगी, अगर आप उसको ले जाएं ट्रीटमेंट वे में तो आप डॉक्टर के पास, वरना अगर आप ये कहेंगे कि शायद आज कुछ छोटा मोटा काम किया है तो उसके पट्टे का खिंचाव हो गया, मैंने 2 पैनाडोल खाई हैं तो वो ठीक हो गया, अब आपने उसकी सबसाइड कर दिया उसको। आपने वो 2 तरह के बदमाश होते हैं, एक पन्ना होता है, एक मुंह फट होता है। जो अंदर अंदर होता है वो दबा के बीमारी बढ़ा रहा होता है। तो फर्स्ट तशखीस बहुत जरूरी है। आपको पहली कोई भी आए, यूरोप में देखें किसी को छींक आ जाए ना तो वो फौरन अपने जीपी के पास जाते कि मुझे आज छींक क्यों आई, वो सारे A to Z टेस्ट करवाता है। इसीलिए वो लोग केयरिंग होते हैं।
हम लोग बेचारे केयरिंग नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, घर के काम भी, हमारे मुल्क का जो स्टेटस चल रहा है इस वक्त, तो उस वजह से बेचारे लोग नहीं आ सकते। लेकिन मेरी उनको एडवाइस है, चाहे छोटे डॉक्टर के पास जाएं, बड़े के पास जाएं, जाएं जरूर। कभी नहीं होगा कि आप सेहतयाब ना हो, और कभी नहीं होगा कि आपकी बीमारी बढ़ जाए। बस मेरा आपको ये पैगाम। नंबर 2 जो लास्ट बात है लोगों तक पहुंचने की, कायरोप्रैक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। खुदा के लिए अपने वर्टिब्रल बॉडीज को डैमेज मत करवाएं। कायरोप्रैक्टर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक क्लिकिंग साउंड सुनने के लिए बार बार पटाखे निकालना, मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ कि वो झटके मार मार के ठक करके किया। दिस इज नॉट अ कायरोप्रैक्टर, ये भी बता दो। कहते हैं क्वैक अगर नॉलेज अच्छा रखता है तो क्वैक तो है, लेकिन ये जरूर कहलाता है कि नॉलेज अच्छा है। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान नॉलेज ना रखे और वो काम करे जो क्वैकरी के बराबर हो, तो वो अच्छा नहीं है। देखिए स्पाइन बड़ी है, ये स्पाइन आई यहाँ फिट हो गई, यहाँ फिट होके जब एंड रेंज है, जो कि आपने अपनी मेडिकल बुक में पढ़ा, जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, एंड रेंज में लोक लगा के देन थ्रस्ट है। ये वापस आना झटका, ये थ्रस्ट नहीं है। ये आप उसको दरमियान में प्ले दे रहे हैं वर्टिब्रल बॉडी को तोड़ने के लिए। लोग बेचारे देख के टिकटॉक देखते हैं, वो कायरोप्रैक्टर वो भागे जा रहे होते हैं। ये चंद दिन की कमाई होगी, शायद लॉन्ग टर्म की नहीं हो। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया और एक अच्छा मैसेज दिया जो आज के वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि मुसलसल लोग जो चीज़ पकड़ के बैठे हैं ना, वो फिजियोथेरेपी को उसी चीज़ के साथ ले जाती हैं। और इस तरह की वीडियोस बन रही हैं जिस तरह की एक आम इंसान देख के भी उसके दिल में कुछ और ख्याल आ जाती हैं। बिल्कुल, तो आपने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया था ताकि पता चल सके कैरोप्रैक्टर्स कोई और चीज है जिसको फिजियोथेरेपी के साथ रिलेट ना किया जाए, और फिजियोथेरेपी एक बाकीजा शोबा है, इसके साथ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये भी एक बात मैं आपको बताऊं, जो आप लोग कई पेशेंट आते हैं जी, वो मैंने यूट्यूब से देख के 4 एक्सरसाइज कमर की, एक बंदे ने कहा था 5 एक्सरसाइजेस कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गलत बात है, जब तक तशखीस ही नहीं हुई आपका तो वो हिसाब है, आपको दांत की दर्द और एक पैनाडोल खा लें उससे भी दर्द ठीक हो जाएगा, होता है नहीं होता। ये एक मूवमेंट से कभी कमर दर्द ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल एक मूवमेंट से कभी घुटना ठीक नहीं हुआ। ये व्यूज बनाने की बात है कि वो कहता है, ये बंदा कह रहा है वो व्यूज भर रहे होते हैं। बेसिकली वो अपना बिजनेस को अप कर रहा होता है या कर रही होती होंगी, मतलब कॉमन बात कर रहा हूँ, इससे पेशेंट को फायदा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।